साथियों, आप सभी का विजय यान के यहाँ पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखेंगे तथा उनसे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं की विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चर्चा को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद, जो शॉर्ट में इको शॉस कहते हैं, या इसका पूरा नाम जो इंग्लिश में है वह यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इसके बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे। और इसके बारे में बात करने से पहले यह चीज़ याद रखिएगा कि आपके जो मुख्य परीक्षा का प्रश्न पत्र नंबर 2 है, उसके तहत जो टॉपिक दिया गया है महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं और मंच एवं उनकी संरचना और अधिदेश, उसके अंतर्गत यह टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। अब संदर्भ की बात कर लेते हैं कि यह चर्चा में क्यों है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद अर्थात यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के उच्च स्तरीय अनुभाग को संबोधित किया है, इस वजह से यह चर्चा में आया। तो वार्षिक उच्च स्तरीय अनुभाग में सरकार, निजी क्षेत्र एवं सिविल सोसाइटी के उच्च स्तरीय प्रतिनिधियों और शिक्षाविदों एकेडमिक्स का एक विविध समूह जो है वो सम्मिलित होता है। और इस वर्ष के उच्च स्तरीय अनुभाग की जो थीम रही है, वह थीम याद रखिएगा, वह है कोविड-19 के बाद बहुपक्षवाद, 75वीं वर्षगांठ पर हमें किस तरह के संयुक्त राष्ट्र की ज़रूरत है। अब यह जो संस्था है संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद, इसके बारे में डिटेल से चर्चा कर लेते हैं। तो यह जो संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद इको शॉस है, इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा वर्ष 1945 में की गई थी। और यह संयुक्त राष्ट्र अर्थात यूएन के 6 मुख्य जो अंग हैं उनमें से यह एक है। अब प्रश्न उठता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग कौन कौन से हैं, तो उनके नामों को एक बार हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो इसमें पहला है महासभा या जनरल असेंबली, जिसको हम लोग यूएनजीए कहते हैं। सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल, यूएनएससी कहते हैं। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। चौथा है प्रन्यास परिषद, ट्रस्टीशिप। पांचवा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, हेग, नीदरलैंड की राजधानी हेग में है। और इसका छठा जो अंग है वो क्या है, सचिवालय इसका, या सेक्रेटरीट जिसे कहते हैं। और यह जो आपका इको शॉस है, यह समन्वय, नीति समीक्षा, नीतिगत संवाद अर्थात पॉलिसी कन्वर्सेशन और आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय मुद्दों पर सिफारिशें करने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत लक्ष्यों के कार्यान्वयन हेतु एक प्रमुख संस्था है। तथा इसमें सदस्यों की जो संख्या कितनी होती है, इसमें सदस्यों की संख्या होती है 54 होती है। तथा इनका जो 54 सदस्य हैं, इनका निर्वाचन संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए किया जाता है। और इसके 1/3 सदस्य जो हैं वो प्रतिवर्ष पदमुक्त होते हैं। इसके अलावा यह जो इकोशॉस है, यह संयुक्त राष्ट्र की 14 विशिष्ट एजेंसियों, 10 कार्यात्मक आयोगों और 5 क्षेत्रीय आयोगों के कार्यों का समन्वय करने का कार्य करता है। इसके अतिरिक्त यह संयुक्त राष्ट्र निधियों तथा कार्यक्रमों से रिपोर्ट प्राप्त करता है तथा संयुक्त राष्ट्र तंत्र एवं सदस्य देशों के लिए एक नीतिगत सिफारिशें भी प्रदान करने का कार्य यह करता है। कुछ अन्य चीज़ों को देखें, जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ, इसकी स्थापना जो होती है आपकी 24 अक्टूबर 1945। और संयुक्त राष्ट्र अथवा यूनाइटेड नेशन का नाम जो है वो अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा प्रदान किया गया है। और याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के 75 वर्ष पूरे हुए हैं। और इसका जो मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में मैनहट्टन द्वीप है, वहाँ पर यह इसका मुख्यालय या हेडक्वार्टर स्थित है। अब इसके 2 प्रमुख जो अंग हैं संयुक्त राष्ट्र संघ, 6 अंग थे, 6 में से एक की हमने चर्चा की, 2 और की चर्चा कर लेते हैं। एक है महासभा या यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, और दूसरा है सुरक्षा परिषद या यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूएनजीए और यूएनएससी। इनके बारे में पूछा जाता है, तो इन दोनों के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यदि हम जनरल असेंबली की बात करें, तो इसमें क्या है, सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि इसमें सम्मिलित होते हैं। और इसको जनरल असेंबली को विश्व की लघु संसद की संज्ञा दी जाती है। तथा इसमें प्रत्येक देश जो है वो 5 प्रतिनिधि भेज सकता है, परंतु उनका वोट जो है, मतलब प्रत्येक देश का एक ही वोट काउंट किया जाता है। इसके अलावा महासभा का जो नियमित सत्र है वह हर साल सितंबर माह के तीसरे मंगलवार को शुरू होकर के दिसंबर के मध्य तक चलता है। और प्रत्येक नियमित सत्र की
शुरुआत पर महासभा एक नए अध्यक्ष, 21 उपाध्यक्ष और महासभा की 7 मुख्य समितियों के अध्यक्षों का चुनाव करती है। अब इसके कार्यों की बात करें तो यह सुरक्षा परिषद की संस्तुति पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करती है। इसके अलावा महासचिव की नियुक्ति का कार्य इसके द्वारा किया जाता है। नए देशों को सदस्यता देने का कार्य भी इसी के द्वारा किया जाता है और संयुक्त राष्ट्र संघ का जो बजट है उसको पारित करने का भी कार्य इसी के द्वारा किया जाता है। अब थोड़ी चर्चा सुरक्षा परिषद के बारे में कर लें, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में। तो यह एक प्रकार से संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यपालिका का कार्य करती है और संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना जो है वो सुरक्षा परिषद की मुख्य जिम्मेदारी है। इसी वजह से इसे विशेषज्ञों के द्वारा दुनिया के पुलिसमैन की संज्ञा दी जाती है। और इसके सदस्यों की बात करें तो इसके सदस्यों में 15 सदस्य शामिल होते हैं और ये 15 सदस्य 2 प्रकार के होते हैं। इनमें से 5 जो होते हैं स्थायी सदस्य होते हैं और 10 जो होते हैं वो अस्थायी सदस्य होते हैं। अस्थायी सदस्य जो होते हैं इनका निर्वाचन महासभा जो है अर्थात जनरल असेंबली जो है वो अपने 2/3 बहुमत से 2 वर्षों के लिए करती है। मतलब जो भी अस्थायी सदस्य होता है एक बार यदि उसका चुनाव होता है तो वह 2 वर्षों तक अस्थायी सदस्य के रूप में इन 15 सदस्यों में शामिल होता है। अभी हाल ही में भारत जो है 8वीं बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया है। अस्थायी सदस्य चुना गया है और इसका कार्यकाल कब से प्रारंभ होगा तो 1 जनवरी 2021 से प्रारंभ होगा और यह 31 दिसंबर 2022 तक अर्थात 2 साल तक इनका कार्यकाल चलेगा। अब यदि यहाँ पर यह भी पूछा जाता है कि यह 8वीं बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया तो पहली बार कब चुना गया था? पहली बार 1950 और 51 के लिए चुना गया था। इसके अलावा यदि स्थायी सदस्यों की बात करें तो 5 स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, फ्रांस और चीन। तो ये 5 जो हैं स्थायी सदस्य हैं। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं मानव वृद्धि हार्मोन HGH या ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन के बारे में। तो यह जो आपका टॉपिक है यह GS के प्रश्न पत्र नंबर 3 के तहत जो सूचना प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और बौद्धिक संपदा अधिकारों संबंधित विषयों के संबंध में जागरूकता वाला टॉपिक है उसके अंतर्गत यह कवर हो जाएगा। अब संदर्भ देख लेते हैं क्या चर्चा में क्या है। तो वर्ष 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों अर्थात कॉमनवेल्थ गेम्स में रजत पदक विजेता और राष्ट्रीय चैंपियन वेट लिफ्टर प्रदीप सिंह को प्रतिबंधित मानव वृद्धि हार्मोन ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन का पॉजिटिव पाया गया है। मतलब जो टेस्ट रिपोर्ट आई है उसमें ये इसका सेवन करते हुए पाए गए हैं और यह इस तरह का पहला मामला भी है। तो इनका नाम याद रखिएगा कि किनको अभी पाया गया है, प्रदीप सिंह को, और ये किस खेल संबंधित हैं तो वेट लिफ्टर रहे हैं। इन पर जो है ये HGH ह्यूमन ग्रोथ जो हार्मोन है ये पॉजिटिव पाए जाने के बाद 4 साल का प्रतिबंध इनके ऊपर लगा दिया गया है तथा जो विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा के द्वारा ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन के प्रयोग को प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के लिए निषिद्ध घोषित किया गया है। मतलब इनको लेना प्रोहिबिटेड है। अब प्रश्न उठता है यहाँ पर कि ये मानव वृद्धि हार्मोन जो हैं ये होते क्या हैं। तो जो मानव वृद्धि हार्मोन हैं ये मांसपेशियों में वृद्धि तथा ऊतकों का उपचार करने और उन्हें मजबूत करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है या इसके लिए इनको जाना जाता है। साथ ही इसे ताकत तथा मजबूती वाले खेलों में डोपिंग एजेंट के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, इसलिए इनका प्रयोग वर्जित है या प्रतिबंधित है। और यह जो है मानव शरीर में निर्मित होता है तथा मस्तिष्क के आधार के निकट जो आपका पिट्यूटरी ग्रंथि होती है जिसे पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं, इसके द्वारा यह स्त्रावित होती है अर्थात सिक्रेट होती है। जो आपका पिट्यूटरी ग्रंथि है इसके द्वारा वृद्धि हार्मोन जो है वो निर्मुक्त किए जाते हैं, रिलीज किए जाते हैं। तो ये जब रिलीज करने पर यकृत अर्थात लीवर से IGF-1 नामक जो है प्रोटीन का सिक्रेशन होता है। किससे? लीवर से। और यही प्रोटीन जो होता है IGF-1 यह हड्डियों, मांसपेशियों तथा अन्य ऊतकों अर्थात टिश्यूज में वृद्धि को प्रेरित करने का कार्य करता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज़ और याद रखिएगा, अंतःस्रावी तंत्र या इंडोक्राइन सिस्टम के बारे में, जिससे कि आप एंजाइम और हार्मोन के बारे में थोड़ा सा डिफरेंस समझ सकें। तो देखिए जो अंतःस्रावी तंत्र या
एंडोक्राइन सिस्टम होता है उसमें दो प्रकार की ग्रंथियाँ होती हैं। एक आपका बहिस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं अर्थात एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक, और दूसरा होती है अंतःस्रावी ग्रंथ इंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब इन दोनों को एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले बाह्य स्रावी ग्रंथियों की बात करें, एक्सोक्राइन ग्लैंड, तो ये नलिका युक्त होती हैं, डक्ट ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है, और इससे एंजाइम का स्त्राव होता है, सिक्रेशन होता है। जैसे कि आपके दुग्ध ग्रंथि हैं, श्वेत ग्रंथ अर्थात जो जिससे पसीना निकलता है, अश्रु ग्रंथ आंसू निकलने वाला, श्लेष्म ग्रंथ या लार ग्रंथ, ये सब किस में आते हैं? ये वही स्त्रावी ग्रंथियों में या एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के अंतर्गत आते हैं। और इनका सिक्रेशन कैसे होता है? नलियों के द्वारा, पतली पतली जो नलिका होती हैं उनके द्वारा होता है। और इनसे जो सिक्रेट होता है वो जो पदार्थ, वो क्या कहलाता है? एंजाइम कहलाता है। तथा अब अंतःस्रावी ग्रंथ की बात करें, इंडोक्राइन ग्लैंड की, तो ये जो होते हैं ये नलिका विहीन डक्टलेस ग्रंथि होती हैं। इससे हार्मोन का स्त्राव होता है, सिक्रेशन होता है। जैसा कि हमने HGH के बारे में, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन के बारे में बात की, तो वो क्या था? वो हार्मोन है, तो उसका सिक्रेशन कैसे होगा? वो नलिका विहीन ग्रंथि के माध्यम से उसका सिक्रेशन होता है। उदाहरण के तौर पर आपका पीयूष ग्रंथ है, आउटू ग्रंथ या थायराइड ग्रंथ है, परा आउटू ग्रंथ या पराथायराइड ग्लैंड हैं, ये सब आपके इंडोक्राइन ग्लैंड के अंतर्गत आते हैं। तो याद रखिएगा, जो हार्मोन होते हैं वो हार्मोन का किस में आते हैं? इंडोक्राइन ग्लैंड के अंतर्गत आते हैं, उसका सिक्रेशन वहाँ से होता है। और जो एंजाइम होते हैं वो नलिका युक्त ग्रंथ से सिक्रेट होते हैं। तो ये दोनों चीज़ों का अंतर यहाँ पर याद रखिएगा आप। अब थोड़ा सा पीयूष ग्रंथ या पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में बात करें, तो यह जो है कपाल अर्थात स्कल जो होता है, स्केल की स्फेनाइड जो हड्डी होती है, इसमें एक गड्ढे में स्थित होती है। और इस गड्ढे को क्या कहते हैं? इस गड्ढे को सेल टर्सिका कहते हैं। इसी सेल टर्सिका में यह आपका पीयूष ग्रंथ स्थित होती है। यहाँ पर सेल की स्पेलिंग गलत है, यहाँ पर SELLA होना चाहिए। तो ये सेल टर्सिका में होती है। तो याद रखिएगा, जो गड्ढा होता है उसे ही सेल टर्सिका कहते हैं। और पीयूष ग्रंथ का भार कितना होता है? लगभग 0.6 ग्राम होता है, और इसे मास्टर ग्रंथ के रूप में भी जाना जाता है। और एक चीज़ और याद रखिएगा, ये जो आपका मास्टर ग्रंथ या पीयूष ग्रंथ होती है, इससे एक हार्मोन सिक्रेट होता है जिसका नाम है STH हार्मोन। कौन सा? STH हार्मोन निकलता है। अब ये यदि ये STH हार्मोन अधिक मात्रा में सिक्रेट होता है तो व्यक्ति का जो शरीर होता है वो भीमकाय हो जाता है, मतलब वो ज़रूरत से ज़्यादा लंबा हो सकता है। और यदि इसका सिक्रेशन ज़रूरत से कम होता है तो आदमी बौना हो जाता है। तो याद रखिएगा, यदि व्यक्ति बहुत ज़्यादा लंबा है या बौना है तो वो किसकी वजह से होता है? STH जो हार्मोन निकलता है पीयूष ग्रंथ से, उसके सिक्रेशन की वजह से, उसकी मात्रा की वजह से ज़्यादा निकलेगा तो व्यक्ति ज़्यादा लंबा हो जाएगा या भीमकाय हो जाएगा, और कम निकलेगा तो बौना हो जाएगा। आगे चलते हैं, इसी में थोड़ा सा विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा के बारे में बात करते हैं, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के बारे में। तो खेलों में ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई में समन्वय अर्थात कोऑर्डिनेशन, निगरानी, सर्विलांस तथा प्रोत्साहित इनकरेज करने के लिए कनाडा स्थित अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने वाडा की नींव रखी। इसे वर्ष 1999 में एक अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्र एजेंसी के रूप में स्थापित किया गया था तथा यह खेल संगठनों और विश्व की सरकारों द्वारा समान रूप से वित्त पोषित होता है, मतलब इनको फंडिंग यहाँ से मिलती है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो कनाडा के मॉन्ट्रियल में इसका मुख्यालय है। तो मुख्यालय याद रखिएगा कहाँ पर है, क्योंकि अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का मुख्यालय कहाँ? जेनेवा में होता है, परंतु इसका आपका कनाडा के मॉन्ट्रियल में है। तथा एजेंसी की प्रमुख गतिविधियों में वैज्ञानिक अनुसंधान, शिक्षा, एंटी डोपिंग क्षमताओं का विकास करना तथा विश्व एंटी डोपिंग संहिता अर्थात कोड की निगरानी करना सम्मिलित है। और जो विश्व एंटी डोपिंग संहिता अर्थात कोड है, इसके प्रावधान जो है यूनेस्को इंटरनेशनल कन्वेंशन द्वारा खेलों में डोपिंग के विरुद्ध लागू किए जाते हैं। अब जब हमने वाडा की बात की है तो नाडा की बात कर लेते हैं, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी, जो भारत में राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करती है। तो इसकी स्थापना जो है आपकी कब होती है? 24 नवंबर 2005 को। वाडा की 1999 में होती है और नाडा की आपकी 24 नवंबर 2005 को होती है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और इसके अध्यक्ष या जो चेयरमैन होते हैं वो कौन होते हैं? खेल मंत्री होते हैं। वर्तमान में कौन है? किरण रिजिजू जी हैं। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं इस्नोफिल गणना या इस्नोफिल काउंट के बारे में। तो यह क्या है, इसको समझ लेते हैं। तो अभी हाल ही में शोधकर्ताओं ने रोगियों में कोविड-19 की शुरुआती पहचान के लिए
इस्नोफिल गणना या इस्नोफिल काउंट परीक्षण को प्रभावकारी बताया है। अब इस परीक्षण के बारे में बात कर लेते हैं। तो यह एक रक्त परीक्षण है, ब्लड टेस्ट होता है, जिसमें एक विशिष्ट प्रकार की श्वेत रक्त कोशिकाओं, वाइट ब्लड सेल, जो आपकी WBC होती हैं, तो श्वेत रक्त कोशिकाएं, इस्नोफिल्स की संख्या को इसमें मापा जाता है। तो याद रखिएगा, यह कथन के रूप में आ सकता है कि ये जो आपका इस्नोफिल काउंट होता है, इसमें कौन से ब्लड सेल को मेजर किया जाता है। तो आपके ये जो होते हैं, ये श्वेत रक्त कोशिकाओं का ही एक प्रकार होता है, वाइट ब्लड सेल का, इन्हीं को इनमें काउंट किया जाता है। और ये जो इस्नोफिल्स होती है, पूरे मानव शरीर के ऊतकों में जमा होते हैं और कई सप्ताह तक जीवित रहते हैं तथा किसी व्यक्ति में एलर्जी से संबंधित बीमारियां, संक्रमण तथा अन्य चिकित्सीय स्थितियों में जो इस्नोफिल्स होते हैं वो सक्रिय हो जाते हैं। तो इनको काउंट करके पता चल जाता है कि व्यक्ति में किस प्रकार की बीमारी है। आगे चलते हैं। आगे हम लोग बात कर लेते हैं भारत में मातृत्व मृत्यु अनुपात MMR अर्थात मैटरनल मॉर्टेलिटी रेशियो के संदर्भ में। तो अभी रिपोर्ट आई, इसके अनुसार भारत में मातृत्व मृत्यु अनुपात MMR में गिरावट दर्ज की गई है, या इंग्लिश में कहें तो इंडिया रजिस्टर ए स्टीप डिक्लाइन इन मैटरनल मॉर्टेलिटी रेशियो। तो यह जो आपका टॉपिक है, यह आपके मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र नंबर 2, जिसके तहत आपका जो स्वास्थ्य वाला सेक्शन है उसके अंतर्गत यह कवर हो जाएगा। तो सबसे पहले संदर्भ की बात कर लेते हैं, चर्चा में क्यों आया है। तो हाल ही में भारत के रजिस्ट्रार जनरल, या कह सकते हैं रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के नमूना पंजीकरण प्रणाली सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम SRS द्वारा भारत में मातृत्व मृत्यु दर पर विशेष बुलेटिन 2016-18 जारी किया गया है। अब यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न उठता है कि मातृत्व मृत्यु अनुपात होता क्या है। ठीक है, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेशियो होता क्या है, तो इसको थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं। तो यह जो मातृत्व मृत्यु अनुपात MMR है, इसको प्रति 1 लाख जीवित बच्चों के जन्म पर होने वाली माताओं की मृत्यु के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो याद रखिए, कितने जीवित बच्चों पे, 1 लाख जीवित बच्चों के जन्म पर होने वाली महिलाओं की मृत्यु के रूप में परिभाषित किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्य अर्थात जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, उसके लक्ष्य संख्या 3.1, मतलब जो टारगेट नंबर 3 है, उसका 0.1 जो है, उसका जो उद्देश्य है वो वैश्विक मातृत्व मृत्यु अनुपात MMR को 70 प्रति 1 लाख जीवित जन्म से कम करना है। तथा यहाँ पर यह भी ध्यान रखिएगा, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का लक्ष्य नंबर 3 है, वो उसका शीर्षक क्या है 3 का, तो इसमें है सभी आयु के लोगों में स्वास्थ्य, सुरक्षा और स्वस्थ जीवन को बढ़ावा देना। तथा जो यह आपकी मातृत्व मृत्यु दर है MMR, यह किसी क्षेत्र में महिलाओं के प्रजनन स्वास्थ्य का एक मापक होती है। मतलब यदि MMR कम होगा, मतलब वहाँ पर प्रति 1 लाख जीवित बच्चों पर मरने वाली माताओं की संख्या कम है, मतलब वहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं ज़्यादा अच्छी हैं। तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार मातृत्व मृत्यु जो है, किसी महिला की गर्भावस्था के दौरान अथवा गर्भ की समाप्ति के 42 दिनों के भीतर उसकी गर्भावस्था तथा अथवा उसके प्रबंधन से संबंधित किसी भी कारण से होने वाली मौत होती है। तो मातृत्व मृत्यु दर या अनुपात क्या होता है तथा मातृत्व मृत्यु किसे कहेंगे, मतलब किन महिलाओं को इसके अंतर्गत काउंट किया जाएगा, तो इसको भी याद रखिएगा। किसको काउंट करेंगे, तो मातृत्व मृत्यु का मतलब होता है किसी महिला की गर्भावस्था, प्रेगनेंसी के दौरान अथवा गर्भ की समाप्ति अर्थात जब बच्चा पैदा हो जाए तो उसके 42 दिनों के भीतर उसकी गर्भावस्था में यदि कोई कॉम्प्लिकेशन हुआ है या उसके बाद कोई कॉम्प्लिकेशन की वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वो मातृत्व मृत्यु के अंतर्गत काउंट की जाएगी। अब जो ये विशेष बुलेटिन जारी किया गया, इसके जो प्रमुख निष्कर्ष हैं उनको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो भारत में मातृत्व मृत्यु अनुपात MMR जो है वह वर्ष 2016-18 में कम होकर कितना हो गया, वर्तमान में 113 है। और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है उसका टारगेट नंबर 3.1 वो कितना लाने का लक्ष्य रखता है 2030 तक, 70 से नीचे, मतलब प्रति लाख पर 70 माताओं से कम की मृत्यु होनी चाहिए, ये टारगेट लाना चाहता है। और वर्तमान भारत में कितना 113, मतलब 1 लाख जीवित बच्चों पर 113 माताएं जो हैं वो मृत्यु के काल में समा जाती हैं।
और यह जो अनुपात है यह वर्ष 2015-17 में 122 तथा वर्ष 2014-16 में 130 था। तो इस प्रकार से लगातार इसमें क्या डिक्लाइन ही नज़र आ रहा है, मतलब एक तरह से सुधार हो रहा है। यदि हम 2016-18 जो अभी वर्तमान में जो आंकड़े आए हैं इसकी तुलना हम 2015-17 के आंकड़ों से करें तो उस समय 122 था, वर्तमान में 113 है। तो कितने अंकों की इसमें गिरावट आई है? 9 अंकों की कमी की आई है। ठीक है, तो इस प्रकार से यह सुधार को दर्शाता है। अब विभिन्न राज्यों का जो MMR है, तो इसमें सबसे पहले जो उत्तर भारत के जो राज्य हैं उनका मातृत्व मृत्यु अनुपात को देख लेते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा किसका है? आपका असम का है। असम में सबसे अधिक जो है मातृत्व मृत्यु अनुपात है। ये क्रम से नहीं है, सबका थोड़ा सा देख लीजिएगा। ये असम का सबसे ज़्यादा है। इसके बाद आपका देखेंगे तो उत्तर प्रदेश आ जाता है 197 के साथ। फिर यहाँ पर ये देखेंगे तो मध्य प्रदेश 173 है। फिर आपका राजस्थान 164 है। फिर आपका छत्तीसगढ़ 159, इसके बाद उड़ीसा 150, 150, बिहार 149 और उत्तराखंड 99 है। अब जो दक्षिणी राज्य हैं, दक्षिणी राज्यों में MMR में मातृत्व मृत्यु अनुपात में कमी दर्ज की गई है। जैसे आंध्र प्रदेश में कितना है? 65 है, तेलंगाना में 63 है, कर्नाटक में 92 है, केरल में 43 है और तमिलनाडु में 60 है। तो यहाँ पर दक्षिण भारत में सबसे बेहतर स्थिति किसकी है? केरल की है, क्योंकि यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएँ जो हैं ज़्यादा अच्छी हैं। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं नगोर्नो काराबाख क्षेत्र के बारे में, नगोर्नो काराबाख रीजन के बारे में। तो ये जो नगोर्नो काराबाख क्षेत्र है इसको अतरशाख नाम से भी जाना जाता है और यह काराबाख पर्वत श्रेणी में स्थित दक्षिण काकेकस का स्थल रुद्ध क्षेत्र है। काकेकस के बारे में बात करें तो जो काकेकस की पहाड़ियाँ या पर्वत श्रेणियाँ हैं ये आपके रशिया के जो दक्षिणी हिस्सा है, मतलब कह सकते हैं दक्षिणी रशिया वाले हिस्से में यह आता है। और यह एक प्रकार से एशिया और आपका जो यूरोप है, यूरोप और एशिया के मध्य में एक तरीके से सीमा का निर्धारण करता है या इनको अलग करने का कार्य काकेकस पर्वत श्रेणी के द्वारा किया जाता है। तथा यह जो क्षेत्र है आपका नगोर्नो काराबाख क्षेत्र, यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अजरबैजान के हिस्से के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो प्रश्न उठता है यह चर्चा में क्यों आया? तो यह जो स्थलरुद्ध नगोर्नो काराबाख क्षेत्र है का यह पर्वतीय क्षेत्र अजरबैजान तथा इसकी आर्मेनियाई मूल की आबादी के बीच अनसुलझे विवाद का विषय बना हुआ है। और जो यहाँ पर जो अलगाववादी हैं उनको पड़ोसी देश आर्मेनिया का समर्थन मिला हुआ है। इस वजह से यह चर्चा में आया था। अब थोड़ी चर्चा हम लोग अजरबैजान के बारे में कर लें। तो अजरबैजान, इसकी राजधानी कहाँ है? इसकी राजधानी बाकू है और यह काकेकस पर्वत के पूर्वी भाग में एक गणराज्य के रूप में स्थित है। और यह भौगोलिक रूप से कहाँ पर आता है? एशिया के अंतर्गत आता है। तथा यह 1991 के पहले 1991 के पहले जो था ये USSR का ही हिस्सा था। 1991 में क्या होता है? USSR जो है कई भागों में बढ़ जाता है और यह भी एक अलग देश बन जाता है। तथा इसके सीमांत देशों की यदि बात करें तो सीमांत बगल में जो देश हैं आर्मेनिया, जॉर्जिया, रूस, ईरान, यहाँ पे ध्यान रखिए तो तुर्की की सीमा जो है वो अजरबैजान से नहीं लगती है। ठीक है, तो आर्मेनिया की लगती है, जॉर्जिया की लगती है, रूस की, ईरान, और इसका जो तटीय क्षेत्र है वह कैस्पियन सागर से लगा हुआ है। अब इसको थोड़ा सा मैप में देख लें तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप मैप में इसको देख सकते हैं। यहाँ पर आपका ये ऊपर जो है रशिया है, इधर जॉर्जिया है, आर्मेनिया है, जहाँ आर्मेनिया के द्वारा ही इसके जो अलगाववादी हैं उनको शह दी जा रही है। इसके अलावा आप देखेंगे नीचे तो यहाँ पर आपका ईरान है और ये आपका कैस्पियन सागर है। और जिस क्षेत्र की हम लोग बात कर रहे हैं नागोर्नो काराबाख, तो ये नागोर्नो काराबाख है और ये आपका काकेकस जो पर्वत श्रेणियाँ है, काकेकस पर्वत श्रेणी वो है। ये ग्रेटर काकेकस है और ये आपका लेसर काकेकस है। ठीक है, और यहीं पर एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, यहीं पर आप देखेंगे इसकी राजधानी बाकू भी है। जब कैस्पियन सी की हम बात करते हैं तो कई बार पूछ लेता है, इसमें पूरा मैप नहीं है, तो कैस्पियन सी के बारे में पूछ लेता है कि कैस्पियन सी जो है किन किन देशों के मध्य में स्थित है। तो याद रखिएगा
कैस्पियन सागर से लगे हुए जो देश हैं उन कौन से हैं? रशिया है, आपका अजरबैजान है, इसके अलावा ईरान है। ठीक है, रशिया, अजरबैजान, ईरान और उसके अलावा तुर्कमेनिस्तान है और कजाकिस्तान है। तो ये 5 देशों की सीमाएं जो हैं वो आपके कैस्पियन सी से लगती हैं। कौन कौन सी, इनको याद रखिएगा। रशिया है, अजरबैजान है, ईरान है, तुर्कमेनिस्तान है, कजाकिस्तान है। यह बार बार यह परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। आगे चलते हैं। आगे हम लोग थोड़ा सा डल झील के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहले डल झील के बारे में देख लेते हैं, फिर देखते हैं कि यह चर्चा में क्यों आया, इसके बारे में हमें बात क्यों कर रहे हैं। तो डल झील जो है यह केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर की दूसरी सबसे बड़ी झील है। तो ये दूसरी सबसे बड़ी झील है, तो पहली कौन सी है? तो पहली जो है बूलर झील है। बूलर झील के बारे में थोड़ा अभी चर्चा करते हैं, पहले इसके बारे में देख लेते हैं। और इसे डल झील को कश्मीर के मुकुट का नगीना तथा श्रीनगर का गहना भी नाम दिया गया है। और यह झील तैरते हुए बगीचों सहित प्राकृतिक आर्द्रभूमि का हिस्सा है। और याद रखिएगा कि जो रामसर आर्द्रभूमि के अंतर्गत जो भारत के जो आर्द्रभूमि है उनमें आपका डल झील नहीं आता है। तथा यह झील जो है शंकराचार्य पहाड़ियों की तलहटी में जबरवन पर्वत घाटी में स्थित है। और यह 3 ओर से पहाड़ियों से घिरी हुई है। तो यहाँ पर यह भी फैक्ट याद रखिएगा, यदि पूछा जाए कि शंकराचार्य की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं, तो ये आपके जम्मू कश्मीर में स्थित हैं। ठीक है, या जबरवन पर्वत घाटी कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। अब चर्चा का कारण क्या है इसके? तो कश्मीर के रहने वाली 7 साल की जन्नत तकरीबन जो है 2 साल से डल झील की सफाई का काम कर रही हैं। तो जन्नत की यह जो कोशिश है अब स्कूली पाठ्यक्रम का हिस्सा बनी है। मतलब इनकी कहानी को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। कहाँ के स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया गया? तो हैदराबाद अर्थात तेलंगाना के स्कूली पाठ्यक्रम में इसे अब शामिल किया गया है। कुछ अन्य चीज़ों को देखें तो जो बूलर झील है वो जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी झील है, जो कि जम्मू कश्मीर के वाडीपोर ज़िले में स्थित है। और यह भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, यदि पूछा जाए कि भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? बूलर झील है। और यह झेलम नदी, जिसको बितिस्ता के नाम से भी जानते हैं, उसके मार्ग में स्थित है या उसके मार्ग में आती है। इसके अलावा कुछ फैक्ट और याद रखिएगा। यदि आपसे पूछा जाए कि भारत की सबसे बड़ी झील या भारत की सबसे बड़ी तटीय झील या भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, ये तीनों प्रश्नों का उत्तर क्या होगा? चिल्का झील है, जो कि कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में। दोबारा सुन लीजिए, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का झील है। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? चिल्का झील है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो चिल्का झील है, जो कि आपकी उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, इसके अलावा यदि पूछा जाए कि भारत की सबसे बड़ी स्थलीय मतलब जो कि चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ हो। ठीक है, तो स्थलीय जो सबसे बड़ी स्थलीय सर्वाधिक लवणता वाली झील कौन सी है? तो राजस्थान की जो सांभर झील है वो आपकी स्थलीय सर्वाधिक लवणता वाली झील है। और यहाँ पर और भी एक चीज़ याद रखिएगा कि जो तीनों झील की बात की, चिल्का झील, बुलर झील और सांभर झील, ये आपके जो रामसर के अंतर्गत जो आर्द्रभूमियाँ हैं भारत की, उन आर्द्रभूमि के अंतर्गत इन तीनों को शामिल किया गया है। और यदि वर्तमान में पूछा जाए कि वर्तमान में भारत में कितनी आर्द्रभूमियाँ रामसर सूची के अंतर्गत सम्मिलित हैं, तो 37 है। पहले 26 थी, फिर एक को सुंदरवन वाले क्षेत्र को शामिल किया गया तो 27 हो गई। और अभी कुछ समय पहले 10 और आर्द्रभूमियों को शामिल किया गया है, तो कितनी हो गई हैं? 37 हो गई हैं। तो इतनी चीज़ों को यहाँ पर याद रखिएगा। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो पहले इसकी बात करते हैं, फिर देखेंगे चर्चा का कारण क्यों है, मतलब क्यों चर्चा में आया अभी। तो यह असम राज्य में स्थित है और यह ब्रह्मपुत्र घाटी के उपजाऊ जलोढ़ मैदान में विस्तृत है। तो एक प्रकार से यह क्या है? ब्रह्मपुत्र जो नदी है उससे घिरा हुआ नेशनल पार्क है। और इसे 1974 में राष्ट्रीय उद्यान के रूप में तथा वर्ष 2007 में टाइगर रिजर्व के रूप में इसको घोषित किया गया था। और इसे 1985 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल भी घोषित किया गया। इसके अलावा इसे वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र के रूप में भी मान्यता प्रदान की गई है। तथा काजीरंगा में बड़ी 4 प्रजातियां कौन कौन सी? राइनो, हाथी, रॉयल बंगाल टाइगर और एशियाई जल भैंस, इसके संरक्षण के प्रयासों हेतु कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। तथा यहाँ पर एक फैक्ट याद रखिएगा कि जो गैंडा परियोजना जो है यह 1987 में 1987 में प्रारंभ की गई। और
टाइगर के कंजर्वेशन के लिए कब से प्रारंभ किया गया था? तो 1973 से, और हाथियों के लिए 1992 से। काजीरंगा जो ये भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाले प्राइमेट्स की 14 प्रजातियों में से 9 का आवास भी है। तो चर्चा में क्यों आया है? तो असम जो है वर्तमान में एक भयंकर बाढ़ का सामना कर रहा है, और काजीरंगा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व जो है इसका लगभग 85% हिस्सा जो है जलमग्न हो गया है। और इसकी वजह से क्या हुआ कि 86 जानवरों की मृत्यु हो गई है, जिनमें गैंडे, हिरन और जंगली सुअर आदि शामिल हैं। आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं तत्या टोपे के संदर्भ में। तो जो तत्या टोपे के बारे में है, यह आपका जीएस के प्रश्न पत्र नंबर 1 के तहत जो टॉपिक है स्वतंत्रता संग्राम, इसके विभिन्न चरण और देश के विभिन्न भागों में इसमें अपना योगदान देने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति और उनका योगदान, इस टॉपिक के अंतर्गत यह कवर हो जाएगा। तो अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि संदर्भ क्या है, अर्थात तत्या टोपे वर्तमान में चर्चा में क्यों आए। तो हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट को सूचित किया है कि नासिक जिले के एओला, कौन सी जगह, एओला में स्थित सेना नायक तत्या टोपे के राष्ट्रीय स्मारक के निर्माण पर 2.5 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च की जा चुकी है, और इस राष्ट्रीय स्मारक के निर्माण पर केंद्र सरकार ने अनुमानित लागत की 75% धनराशि के लिए मंजूरी दे दी है, तथा शेष लागत राशि को राज्य द्वारा वहन किया जाएगा। अब ये जानकारी दी क्यों गई? तो पृष्ठभूमि क्या है? तो कुछ समय पूर्व बॉम्बे हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, जिससे एओला तालुका में स्वीकृत तत्या टोपे के राष्ट्रीय स्मारक को नासिक जिले में ही अन्य स्थान एवला, ठीक है, कहाँ पर बन रहा है? एओला तालुका में बन रहा है। अब इसको एओला तहसील में अगड़ा गांव में यहाँ पर स्थानांतरित करने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देश देने की मांग इस याचिका में की गई थी। हालांकि स्मारक का निर्माण कार्य जो है 50% पहले ही पूरा हो चुका है। इस आधार पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने देर से याचिका दायर करने के कारण अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। तो हमारे लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से जो है तत्या टोपे की जो शख्सियत है, उनके जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको जानना आवश्यक है। तो तत्या टोपे, इनका मूल नाम जो था वो क्या था? रामचंद्र पांडुरंग टोपे, और यह सन 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले महान स्वतंत्रता सेनानियों तथा सेना नायकों में से एक थे। इनका जन्म वर्ष 1814 में नासिक महाराष्ट्र में हुआ था, तथा यह पांडुरंग राव टोपे एवं उनकी पत्नी रुक्माबाई के इकलौते पुत्र थे, तथा तत्या टोपे जो हैं पेशवा के दत्तक पुत्र नाना साहिब के अंतरंग मित्र और उनके दाहिने हाथ के रूप में थे। तथा मई 1857 में तत्या टोपे ने कानपुर में ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय सैनिकों पर, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सैनिक थे उन पर इन्होंने विजय प्राप्त की, और इन्होंने जनरल बिडहम को ग्वालियर शहर से पीछे हटने पर विवश कर दिया। इसके अलावा इन्होंने ग्वालियर पर कब्जा करने के लिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का भी साथ दिया था, तथा दिसंबर 1857 को सर कॉलिन कैम्पबेल ने तत्या टोपे को पराजित किया था, तथा इसके बाद 8 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में जनरल मीड के शिविर में इनको फांसी दे दी गई थी। तो ये तत्या टोपे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।